भारतीय राजनीतिक विचारकों के क्रम में आचार्य चाणक्य के विचारों के भाग 2 के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करते हैं मंडल सिद्धांत की। मंडल का अर्थ है समूह। यह सिद्धांत आचार्य चाणक्य के द्वारा एक राज्य द्वारा अपने पड़ोसी देशों से किस प्रकार संबंध बनाए जाएं, किस प्रकार से विदेश नीति का संचालन किया जाए और अपने आप को एक मजबूत राष्ट्र के तौर पे सुरक्षित, वर्धित और विकसित किया जाए, इसके लिए दिया गया। इसके अंतर्गत एक विजिगीषु राजा की कल्पना की गई है, एक ऐसा राज्य जो दूसरे राज्यों से अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहता है, विजय की आकांक्षा वाला है। अब इसके ठीक सीमावर्ती जो राज्य हैं उन्हें मित्र और शत्रु की संज्ञा दी गई है कि जिनकी सीमा ठीक हमारे से मिलती है वो हमारे शत्रु होंगे, और उनसे आगे का जो राष्ट्र है वो हमारे लिए मित्र होगा, क्योंकि हमारे शत्रु और उसकी सीमा मिलेगी तो हमारे शत्रु का जो शत्रु होगा वो स्वाभाविक रूप से हमारा मित्र होगा। इसके लिए उन्होंने नाम दिए हैं कि विजिगीषु के ठीक पास वाला अरि है, अरि से जो सीमावर्ती है आगे का वो मित्र है, फिर अरि मित्र, मित्र मित्र और अरि मित्र मित्र। इसी तरह से पीठ के पीछे की बात करें तो पाषाण ग्रह जो हमारा पीठ के पीछे का शत्रु है, आक्रांदा जो ठीक उससे आगे वाला है लेकिन हमारे लिए मित्र है, पाषाण ग्रह सार और आक्रांदा सार। इस तरह से ये हमारे लिए 12 राज्य हो गए जो हमारे पास में है। इसके अलावा उन्होंने 2 अन्य राज्यों की कल्पना की है। एक मध्यम जो हमारे और शत्रु दोनों की सीमा से लगता है, इस कारण से वो दोनों के साथ बराबर संबंध चाहता है, जबकि उदासीन जो हमारे मित्र, हमारे शत्रु या हमारे भाग से बिल्कुल अलग है, तटस्थ है। इन राज्यों के बीच में किस प्रकार से संबंध हो सकते हैं, तो कौटिल्य के अनुसार सबसे पहला स्वाभाविक विशेषता है कि सीमावर्ती राज्य हमेशा शत्रुता का भाव रखेंगे, और आजकल भी हम देखते हैं कि अधिकांश सीमावर्ती राज्यों के बीच में सीमा विवाद, अन्य विवादों के कारण तनातनी चलती है, और प्राय उनके बीच में मित्रता का भाव बहुत कम पाया जाता है। इसी तरह जो हमारे शत्रु के सीमावर्ती राज्य होगा वो हमारे लिए मित्र होगा, क्योंकि उसकी ओर शत्रु की सीमा मिलेगी, उन दोनों के बीच तनातनी चलेगी, तो स्वाभाविक है शत्रु का जो शत्रु होता है वो हमारा मित्र होता है। इस तरह से ये क्रम चलता है। तो जो हमारा सीमावर्ती है हमारे लिए शत्रु है, उसे बैलेंस करने के लिए क्या करें कि उसका जो अगला सीमावर्ती है जो हमारे लिए मित्र हो सकता है उसके साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। वर्तमान राजनीति में हम देखें तो पाकिस्तान जिसके साथ हमारी तनातनी है, शत्रुता भी कह सकते हैं, तो उससे ठीक आगे का जो राष्ट्र है ईरान, वो हमारे लिए स्वाभाविक रूप से मित्र हो सकता है और है भी। चाबहार बंदरगाह के लिए हम आपस में मिलकर काम कर रहे हैं और भी कई समझौते हैं। तो ये सिद्धांत उस समय भी कामयाब था और आज की राजनीति में भी न्यूनाधिक रूप से काम आ रहा है। हालांकि परिस्थितियां बदल गई है, परमाणु युग है, इसके अंदर सारे प्राचीन सिद्धांतों को वैसा का वैसा हम नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ ये आज भी प्रभावी है। इसके अलावा कौटिल्य ये सलाह देता है कि हमें मित्र और शत्रु राज्यों की सही पहचान करके मित्र राज्यों के साथ हमेशा घनिष्ठ संबंध बनाने, उनके साथ गठबंधन बनाने का प्रयास करना चाहिए। शत्रु राज्यों के साथ अगर हम कमज़ोर स्थिति में है तो संधि, और अगर मजबूत स्थिति में है तो आसन और यान, विग्रह और यान का प्रयास करना चाहिए। इसी तरह से मध्यम और उदासीन के साथ भी इसी प्रकार से हमें संबंध रखना चाहिए। इन सभी राज्यों के 4 मंडलों की कल्पना कौटिल्य ने की है। उसके बाद में अगर हम बात करें, ये कुल 12 राज्य हो गए, तो 12 राज्यों का मंडल सिद्धांत है।
इसके बाद में षाटगुण्य नीति। कौटिल्य ने विदेश नीति के संचालन के 6 तरीके बताए जिन्हें षाटगुण्य नीति कहा जाता है। संधि, विग्रह, असंयान, संश्रय और देदीभाव, जो मनु की तरह ही है। इसके अलावा उन्होंने कूटनीति के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। उनका कहना था कि विदेश नीति के संचालन का अहम अस्त्र है कूटनीति, और कूटनीति के संचालन के लिए 4 अस्त्र हो सकते हैं, 4 साधन हो सकते हैं। साम, दाम, दंड, भेद। साम यानी समझाना, दाम यानी धन आदि के द्वारा संतुष्ट करना, दंड युद्ध, दबाव, और भेद यानी सामने वाले पक्ष में फूट डाल देना। कौटिल्य साधारण रूप से राजनीति को धर्म से अलग रखता है। राजनीति में नैतिकता का कठोर बंधन वो नहीं लगाता, तथापि अनैतिकता का भी वो समर्थन नहीं करता। वो आपात स्वरूप स्थितियों में, आपातकालीन स्थितियों में ही नैतिकता के विरुद्ध जाने की बात कहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक जो कथन चलता है कौटिल्य भारत का मेकियावेली, तो ये कथन मूल रूप से गलत है। सबसे बड़ी इसमें कमी ये है कि कौटिल्य का जो काल था वो आज से 2300 साल पहले था, जबकि मेकियावेली का जो काल है वो मात्र 500 साल पुराना। तो हिसाब से जो पहले आया हुआ है उससे पहले स्थान दिया जाए। अगर हम ये कहें कि मेकियावेली यूरोप का या इटली का कौटिल्य था, तो ये कथन ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इसके बारे में विचार विमर्श किया जा सकता है, लेकिन मेकियावेली को कौटिल्य के स्थान पे उससे ज़्यादा महत्व देना कि कालक्रम की दृष्टि से उचित नहीं प्रतीत होता। दूसरा, इनके बीच के विचारों में काफ़ी अंतर भी है। अगर हम इनके विचारों की तुलना करें, कौटिल्य का योगदान भारत की राजनीतिक चिंतन की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने में है। इन्होंने धर्म के महत्व को पर्याप्त रूप से स्वीकार किया है। हालांकि धर्म को राजनीति का नियंत्रक नहीं माना है, लेकिन धर्म के अपने महत्व को उन्होंने स्वीकार किया और आपदा स्वरूप ही कूटनीति के अंतर्गत धर्म के विरुद्ध कार्य करने का समर्थन किया। जबकि मेकियावेली पूर्ण रूप से धर्म को राजनीति से अलग करता है और राजनीति के अंतर्गत धर्म के विरुद्ध कार्य करने की वकालत भी करता है। कौटिल्य ने अपने विचारों को क्रियान्वित भी किया महामंत्री के पद पर रहते हुए, जबकि मेकियावेली उतने अच्छे ढंग से अपने विचारों का क्रियान्वयन नहीं कर पाया। कौटिल्य ने अपने विचार स्वतंत्र विद्वान के रूप में रखे, जबकि मेकियावेली के द्वारा अपनी किताब प्रिंस को लिखने का उद्देश्य स्वार्थ था, विदेशी वंश से पद प्राप्त करने की लालसा। कौटिल्य राजा को चरित्रवान, धर्मपरायण और अनुशासनबद्ध मानता है, जबकि मेकियावेली राजा को एक बहुरूपीय का स्थान देता है जो समय अनुसार सारे स्वांग रच सके। वो राजा को शेर और लोमड़ी दोनों के गुणों से सुसज्जित करना चाहता है। कौटिल्य कूटनीति और राजशिल्प को स्थान देता है, महत्वपूर्ण स्थान देता है, जबकि मेकियावेली धूर्तता को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। हालांकि उनके बीच में कुछ समानताएं भी हैं। दोनों ही शक्ति के अर्जन, परिरक्षण और विस्तार को राज्य का मुख्य उद्देश्य मानते हैं। इसके अलावा राजनीति को धर्म के अधीन रखने का दोनों ही विरोध करते हैं। दोनों ने ही अपने देश को, अपने राज्य को एकताबद्ध करने, उसको उन्नति के पथ पे ले जाने का प्रयास किया था।